May Mananiya Dharmendra requesting our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to kindly give his inaugural address to the मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और जिनके नेतृत्व में ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, से मेरे युवा साथी ऊर्जावान मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमती निर्मला जी, बांग्लादेश से आज विशेष रूप से पधारे हुए हमारे मेहमान श्रीमान नसरुल हमीद जी, कैबिनेट सेक्रेटरी श्री अजीत शेठ, श्री बी अशोक, श्री ए के पुरवाहा, श्री नरेंद्र कुमार वर्मा, सभी महानुभाव और नौजवान साथियों, आज ऊर्जा है और है। त्रिवेणी संगम इस अर्थ में है कि 3 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव जिनको हम मना रहे हैं, ONGC विदेश लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड बरौनी रिफाइनरी लिमिटेड। इन तीनों क्षेत्रों में गत 50 वर्ष इस अभियान को आगे बढ़ाया है और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में ताकत देने के लिए निरंतर प्रयास किया है। जुड़े सभी महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि जब हम ईयर मना रहे हैं तब पीछे मुड़ करके वो कौन से हमारे कार्यशैली थी, वो कौन से हमारे निर्णय थे, वो कौन सा हमारा दर्शन था, वो कौन सी कमियां थी जिसके कारण अगर कोई कमी रह गई है तो वो क्या थी, और अब जब 50 साल के टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं तब आने वाले 50 साल का हमारी शक्ति संचय के रास्ते क्या होंगे और राष्ट्र को शक्तिवान बनाने के लिए हमारे पुरुषार्थ किस प्रकार का होगा, उसका भी आप लोग रोड मैप तैयार करोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। देश तब प्रगति करता है जब विचार के साथ व्यवस्थाएं जुड़ती हैं। अगर विचार के साथ व्यवस्था नहीं रह जाते हैं निकलते, और इसलिए प्रगति करनी है, करना होता है। सही भाव से तब प्रगति करता है जब उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अधिक मजबूत हो। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में पायलट ऐसी व्यवस्था हो, नित्य नूतन युग के निर्माण की आवश्यकता और वर्तमान व्यवस्थाएं हमारे पास है जो इंस्टीट्यूशनल है, उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को भी बनाया जाए। यंग माइंड सिर्फ भारत तक पर्सपेक्टिव में अपनी विकास की दिशा कैसे तय करें और उन लक्ष्यों को कैसे पार करें, कैसे प्राप्त करें, उन बातों पर। और दुनिया का 1/6 पॉपुलेशन कि हमारी ये मुसीबत है, हमारी ये कठिनाई, दुनिया के 1/6 पॉपुलेशन का तो ये 1/6 हम अकेले अपने कंधों पर उठाएंगे और विश्व को सुख शांति देने में हमारा भी कोई न कोई सकारात्मक कंट्रीब्यूशन होगा। साथ भारत ने अपने आप को तैयार करना होगा और मुझे विश्वास है
जिस देश 35 के लिए इतना कठिन नहीं होता है। और मुझे विश्वास है कि आज जब हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर ऊर्जा समारोह, तब आज और आने वाले कल मस्तक में स्थिर होने में सफल हो लेता हूं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नई सरकार बनने के बाद कई इनिशिएटिव लिए गए हैं। हम जानते हैं अगर हमें क्षेत्र में भी ग्रोथ करना, ऊर्जा सोसाइटी है। ऊर्जा ने जो आज भी हमारे ध्यान में नहीं है, वो भी शायद आने वाले दिनों में विश्व, लेकिन तो ऊर्जा स्थान है एक प्रकार से विकास हमारे लिए सुरक्षा, ये आवश्यकता भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है। और उस जिम्मेवारी को पूरा करने की दिशा में हमने कुछ कदम उठाने होंगे। पिछले 10 महीनों में इस क्षेत्र में हमने रिफॉर्म को बल दिया है। बातें सामने आई हैं। हमारे यहाँ सामान्य नागरिक की चिंता करना ही हमारा पहला इरादा रहता है कि कॉमन मैन अधिक से अधिक सरलता से लाभ कैसे मिले। गैस सब्सिडी को ट्रांसफर करने की स्कीम में सिर्फ 100 दिन के कालखंड में हमने सफलता पाई है। और मैं मानता हूं कि एक तो किसी चीज में शुरू करना, किसी चीज को अचीव करना और किसी चीज को टाइम बाउंड चीजों को तोलते हुए देखें, तो मैं विभाग के सभी मित्रों को, सचिव श्री को, मंत्री श्री को और उनकी 100 दिन के अल्प समय में दुनिया की सबसे बड़ी सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम 12 करोड़ लोगों को बैंक सब्सिडी पहुंचना, ये छोटी काम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा काम यहां पूरा। अकाउंट जब खोल रहे तब तो कुछ लोग मजाक करने की हिम्मत करते थे, लेकिन अब नहीं करते। जनधन के लिए नहीं था, जनशक्ति और उसमें ऊर्जा शक्ति जोड़ने की कोई कल्पना कर सकता लाभ देकर के हमने कितना बड़ा लीकेज रोका है। मैं विशेष करके पॉलिटिकल पंडितों से आग्रह करूंगा कि जरा उसकी गहराई में जाएं। मैं अपनी तरफ से क्लेम करना नहीं चाहता हूं। आज जिस भ्रष्टाचार से बातें तो बहुत होती है, लेकिन भ्रष्टाचार ये इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी और ये कैश ट्रांसफर के द्वारा हमने सिद्ध किया है। पहले कितने सिलेंडर जाते थे, अब कितने सिलेंडर जाते हैं, इससे पता। पिछली बार हमने पार्लियामेंट में कि जिनको ये अफोर्डेबल है, इन्होंने सब्सिडी, क्या देश में ऐसे लोग नहीं निकल सकते कि जो कहे कि नहीं भाई ठीक है, अब तो ईश्वर ने हमें बहुत दिया है, देश ने हमें बहुत दिया है, अब हमें गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी की जरूरत नहीं है। लेकिन उस पर्स को भी इस देश के करीब 2,80,000 लोग सकारात्मक रिस्पॉन्स और इस गिव इट अप मूवमेंट में भागीदार हुए। सवाल ये नहीं है कि 2 लाख 3 लाख लोग इसमें जुड़े। सवाल यह है कि देश चलाना है तो देश भागीदारी करने को तैयार होता है, करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ी पहल यह है कि हम हिंदुस्तान के नागरिकों पर भरोसा कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और आनंद होगा कि एक वर्ग ने जिसने कहा कि हाँ भाई हम सब्सिडी से गैस अब लेना नहीं चाहते, हम
करीब 2,80,000 से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ दिया, एक प्रकार से देश को लाभ दिया है। उससे रुपया किसी गांव में स्कूल बनाने का काम आएगा कि नहीं आएगा? किसने भी ये काम किया, उसने एक प्रकार से करने का काम किया है। और ये जो सिलेंडर बचे हैं, उस सिलेंडरों से हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आज वो धुएं में चूल्हा जलाते हुए जो मां परेशान रहती है, उसको कोई राहत मिल जाए, उसके बच्चों को। और इसका हमने अभियान चलाया है। और मैं आज विधिवत रूप से ये सफलता देख करके, पहले तो हमने ऐसे ही कहा था चलो जरा कहें, लेकिन जो रिस्पांस देश ने दी, जिम्मा लिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देशवासियों को अपील करता हूं कि जिसके लिए भी ये संभव है, अपनी जेब से सिलेंडर में सब्सिडी न ले। होता है देने का, गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेंगे, देश में बचने वाले हैं वो किसी न किसी गरीब के काम आने वाले हैं, वो आपके जीवन का संतोष होगा, आनंद होगा। और मैं विधिवत रूप से देशवासियों से आग्रह करता हूं कि पहले जांच करो भाई, के नाम का तो कोई सिलेंडर। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कभी इस दुनिया से उलझना ही नहीं पड़ा है, तो उसके कारण न कभी पहले लिया था, न कभी आज है। तक हाँ भाई, हम ये कर सकते हैं। और मैं आज विधिवत रूप से देशवासियों से अपील, इस देश ने जहां तक पहुंचाया है, देश का योगदान है, गरीब से गरीब का योगदान है। आपको जहां पहुंचे वहां पहुंचने में आपकी जेब पर की महक है। आइए हम इस गिव इट अप मूवमेंट में जुड़े, हम गैस सब्सिडी नए नए लक्ष्य रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सिलेंडर आप गैस गरीबों को पहुंचाएंगे, ये काम गरीबों के काम आएगा। 5 kg का सिलेंडर लेके क्या करेगा वो बेचारा? एक कमरे में रहता है, या तो कोई नौकरी के लिए गए हुए लोग हैं, या जो गुमन जाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो ऐसे गरीब लोगों को वो अफोर्डेबल भी होगा और उसकी एक ये भी काम और डीजल को डीरेगुलेट करने के कारण रिफॉर्म के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है। इंटरनेशनल दाम कम हुए थे तो थोड़ी सुविधा भी रही, लेकिन मार्केट को तय करने दो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के दबाव में है। और मैंने देखा है कि देश ने सहजता से इसको, कभी दाम ऊपर जाते हैं, कभी दाम नीचे जाते हैं, लेकिन लोगों में सरकार का कोई जो स्थिति है, हम उसके साथ जुड़ गए हैं। तो भारत का नागरिक भी एक खरीदार के रूप में भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनकर के मैं देख रहा हूं कि उसका भी लाभ होगा। हमने एक और किया, जब ऊर्जा के क्षेत्रों में चर्चा करते हैं तो हमने सभी प्रयास करना पड़ेगा। इथेनॉल के लिए, पेट्रोल में उसको मिक्स करने के लिए हमने इनिशिएटिव विधिवत रूप से लिया। हमारे गन्ने की परेशान है, क्योंकि उसकी लागत से चीनी के कारखाने बंद हो रहे हैं। व्यवस्था जोड़ दी जाए, वाले चीनी उनके पास उसके काम दाने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप चीनी मत बनाइए, इथेनॉल बनाइए, कुछ मात्रा में इथेनॉल बनाया था, इतनी पावरफुल होती नहीं सकता। हमने निर्णय किया है, ये भी लगेगा। लेकिन हम क्लाइमेट की भी चिंता करते हैं, एट द सेम टाइम हम इकोनॉमी की भी चिंता करते हैं। और हमारे गरीब किसान, गन्ने का किसान है, ये इथेनॉल के द्वारा हम उसकी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। हमारा जो शुगर सेक्टर है उसको किया है, और पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्णय नहीं था, उसका कोई प्राइस कीमत तय नहीं था। 0.50 पैसा इसका रहेगा, ताकि दूसरे राज्य में दूसरा हो, स्थिति खराब ना हो, कोई भी कंपनी डायरेक्ट ले सकती है। एक लिए राज्यों से आग्रह किया है, जिन जिन राज्यों में बंजर भूमि है, पर अन्य फसल की संभावनाएं कम है, तेल नहीं निकलता लेकिन ऑयल मिलता है, उसको बढ़ावा देना और उसको ईंधन के रूप में डेवलप करना।
मात्रा में हम बायोडीजल को मार्केट में लाएंगे। हमारा किसान पंप चलाता है या ट्रैक्टर चलाता है, उसको भी उसके कारण लाभ होगा। गरीब आदमी को किस प्रकार से लाभ हो, उस पर बल देने का हमारा प्रयास है। देश में अगर हमें विकास करना है तो भारत का पश्चिमी छोर का विकास हो तो देश का विकास का समस्या बन जाए। विकास संतुलित होना चाहिए। हर राज्य का 19-20 का फर्क तो हम समझ सकते हैं, लेकिन 80-20 का फर्क से देश नहीं चल सकता। और इसलिए पश्चिम में तो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखती है, लेकिन पूरब, जहां सबसे ज्यादा, जहां पर समर्थ लोग हैं, उनकी शक्ति कम नहीं होती है, लेकिन उनको है कि भारत का पूर्वी पश्चिम बंगाल हो, नॉर्थ के इलाके हो, जहां पर विकास की विपुल संभावनाएं हैं, देने का आग्रह है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की भूमि भी अगर बनेगी तो पूर्वी भारत बनेगा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, जहां विपुल मात्रा में पानी है। उसी प्रकार से औद्योगिक विकास में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन, और इसके लिए नेटवर्क, ऊर्जा जरूरत है। अगर पटना के पास गैस पाइपलाइन से मिलेगा तो पटना में उद्योग आएंगे, बिहार के उन शहरों में भी उद्योग जाएंगे, असम में भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे, कलकत्ता में भी नई ऊर्जा आएगी। और इसलिए हमने किया है। और इतना ही नहीं, शहरों में, क्योंकि पॉल्यूशन, शहरों के पॉल्यूशन की बड़ी चर्चा है, और उसके लिए हमने तय किया है कि हम परिवारों में पाइपलाइन से गैस का कनेक्शन दें। ये हम देना चाहते हैं। अब तक हिंदुस्तान में 27 लाख परिवारों के पास पाइपलाइन से गैस कनेक्शन है। ये संख्या 1 करोड़ पहुंचाना चाहते हैं, 1 करोड़ परिवार। और पूरे पूर्वी भारत में गैस ग्रिड से गैस देने का हमारा लक्ष्य है। मैं जानता हूं हजारों करोड़ रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि एक बार अगर ऊर्जा के स्रोत वहां विपुल मात्रा में होंगे, लगाने के लिए जाएंगे, और ऊर्जा की गारंटी होनी चाहिए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने इस क्षेत्र में विकास करना है तो स्किल डेवलपमेंट पे भी बल देना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आईआईटी जैसे हमारी इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स को बुलाया है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि इस क्षेत्र में इनोवेशन कैसे करें। ये यंग माइंड की जरूरत है, और यंग माइंड का एक लाभ है, वो बड़े साहसिक होते हैं, वो प्रयोग करने के लिए ताकत रखते हैं। जो अनुभव के किनारे पहुंचे वो 50 बार सोचता है ये करूं या न करूं, करूं या न करूं। अच्छा कबड्डी का खिलाड़ी भी रिटायर्ड होने के बाद जब कबड्डी के खेल देखने खड़ा होता है तो उसको भी डर रहता है, अरे ये कहीं गिर न जाए, वो चिंता, रिस्क कैपेसिटी बहुत होती है। ऐसे यंग माइंड को आज विशेष रूप से बुलाया है। मैं आग्रह करता हूं इनोवेशन को हम ऊर्जा के क्षेत्र में किस प्रकार से हमारा माइंड अप्लाई करें, भारत को हम ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षित कैसे करें, स्वावलंबी कैसे करें। उसकी में पहली आवश्यकता है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, अपग्रेडेशन। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। हमने स्किल डेवलपमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट को भी हम एरिया स्पेसिफिक, नीड स्पेसिफिक एंड डेवलपमेंट स्पेसिफिक, कि सिर्फ हमारे पेट्रोलियम सेक्टर में जो काम करते हैं, जैसे गैस की पाइपलाइन लगती है, अब गैस की पाइपलाइन लगाने वाला वो पानी की पाइपलाइन लगाने वाला नहीं चल सकता। उसके लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए, व्यक्ति वही होगा। ऐसे ही सरसरी नजर से देखा तो करीब करीब कि जो फील्ड लेवल पर फूड सोल्जर्स जो हैं, उनके स्किल के लिए करने की आवश्यकता है। हमने एक अभियान चलाया है। आने वाले दिनों में इन सभी सेक्टर्स में हम स्किल डेवलपमेंट को बल दें, और सामान्य गरीब मजदूर भी हैं जो ये पेट्रोलियम सेक्टर में, ऊर्जा के सेक्टर में, मान लीजिए सोलर एनर्जी पर हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर सोलर, वो वायरमैन काम करेगा कि सोलर सेक्टर का, उसका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसलिए नए सिरे से सिलेबस बने, नए सिरे से उनके लिए कहीं 1 वीक के 2 वीक
2 साल के जो भी आवश्यक जोड़ करके हम पेट्रोलियम सेक्टर में भी, ऊर्जा के क्षेत्र में भी ऐसी कितनी भी नई चीजें, और मैं तो चाहूंगा कि हम कंपनियों के साथ मिलकर के इसको करना चाहते हैं। कंपनियां भी पार्टनर बने और कंपनियों के साथ मिलकर के करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये भी उतना ही आवश्यक है करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में एक प्रकार से इनोवेशन के लिए पूरा अवसर, उसी प्रकार से इसको भी पाने का अवसर। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश आजादी का अमृत पर्व मनाने वाला है। थे भारत को महान बनाने के, और इसके लिए आजादी के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया था। जवानी जेल में खपा दी थी, अपने अपने परिवारों को तबाह कर दिया था, इसलिए कि हम आजादी की सांस ले सके, हम आजाद भारत में पल बढ़ सके। हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो उनकी तपस्या और त्याग करते हैं। क्या हमारा जिम्मा नहीं है कि जिन महापुरुषों ने देश के लिए इतना बलिदान दिया, हम उनको कैसा भारत समर्पित करेंगे, कैसा भारत देंगे। 2022 जबकि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल है, इस ऊर्जा संगम में जो लोग आए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2022 में जब देश आजादी का अमृत पर्व मनाए, तब 7% इंपोर्ट करते हैं ऑयल और गैस और पेट्रोलियम सेक्टर में। क्या आजादी के 2022 के पर्व पर, अमृत पर्व पर, हम ये 77 में से कम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 10% इंपोर्ट कम करेंगे? हम उतना 10%, एक बार हम 2022 में 10% इंपोर्ट कमी करने में सफल हो जाते हैं, 10% ग्रोथ सतत कर करके हम उस ऊंचाई को पार कर सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2030 में हम ये इंपोर्ट को 50% ला सकते हैं। लेकिन पहला ब्रेक थ्रू होता है, फर्स्ट ब्रेक थ्रू। और मैं मानता हूं आजादी की प्रेरणा क्या हो सकती है। मरने में करके कह रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं मेरे देश को ये देकर के रहूंगा, आने वाले 5-7 साल मेरे पास हैं, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और मैं देश में ये स्थिति पैदा करूंगा। ये सपने हम देखें, कितने क्षेत्रों में इनिशिएटिव लिए हैं। हम मेगावाट से बाहर नहीं निकलते, हम गीगावाट की चर्चा करने लगे हैं। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी की दिशा में जाना। ये % ग्रोथ, वो तो हमारी रिक्वायरमेंट के संबंध में है, लेकिन हमारा जो ग्रोथ होगा उसके संबंध में 10% से ज्यादा लगेगा, तब जाकर के हम 77 से 10% कम कर सकते हैं। तो हमारे लक्ष्य ऊंचे होंगे, तब जाकर के हम इसको पूरा कर सकेंगे। और मैं चाहूंगा कि उसके लिए हम प्रयास करें। एक क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट PSUs हो या प्राइवेट कंपनी हो, हम भारत के दायरे में ही अपने कारोबार को चला करके गुजारा करें, ये इनफ नहीं है। क्योंकि ऊर्जा का पूरा एक ग्लोबल मार्केट बना हुआ है। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों एनर्जी डिप्लोमेसी एक नया क्षेत्र उभर गया है। वैश्विक संबंधों में एनर्जी डिप्लोमेसी एक रिक्वायरमेंट बन गई है। इस क्षेत्र में हम अपनी पहुंच बढ़ा। उसी प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिया और उसको गति देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आने वाले कुछ ऐसे अन्य जिसमें नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में गैस पोजीशनिंग हम स्थापित कर सकते हैं क्या? बात है कि अगर इन सपनों को लेकर आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से हमारे जो बंदरगाह, उसके साथ LNG टर्मिनल का नेटवर्क, उसके साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं, ये ऐसे विषय हैं। बल देंगे तो मैं समझता हूं कि हम पार कर सकते हैं। और ये बात निश्चित है कि विश्व को नई ऊर्जा दे सकता है। अगर भारत ऊर्जावान बनेगा तो विश्व को नई ऊर्जा मिलना है,
कि वन के नाते दुनिया हमारे लिए क्या करती है, विश्व के लिए क्या कर सकते हैं, ये सपने देख करके चलेंगे, आप भला होगा। मैं फिर एक बार इन तीनों संस्थाओं को बहुत बधाई देता हूं, विभाग के सभी साथियों को उनके अचीवमेंट के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।